बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास, जिसके 3 अध्याय हमने अभी तक पूर्ण कर लिए और उनके अभ्यास प्रश्न भी साथ साथ में उसके अंतिम भाग में पूरे कर लिए। तो बच्चों इसके अगले भाग में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस पुस्तक का अध्याय 4। इस पुस्तक के अध्याय 4 का नाम आप देख रहे हैं बच्चों कि वो है अपना मानचित्र। मानचित्र नाम आते ही बच्चों दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मानचित्र की आवश्यकता ग्लोब के होने पर क्यों पड़ी, या मानचित्र क्या है, कैसे कैसे मानचित्र होते हैं, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, इन सभी के बारे में एक एक और डिटेल से इनके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं अध्याय 4 का पहला भाग मानचित्र। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि इसमें हम लोग मानचित्र इसकी परिभाषा देखेंगे। फिर मानचित्र के बच्चों कितने प्रकार का होता है मानचित्र, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इन मानचित्रों के जो 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीनों घटक क्या क्या होते हैं और इन घटकों का क्या उपयोग है एक मानचित्र को पढ़ने में और समझने में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा की, देन इसके प्रकारों की और इसके घटक की। उसके बाद बच्चों एक शब्द आता है एटलस, और एक अपना है रेखा चित्र, और एक है अंतिम शब्द जो है अपना खाका। अर्थात बच्चों आप समझ गए होंगे कि इस पूरे अध्याय में हम सर्वप्रथम बात करेंगे मानचित्र, इसकी परिभाषा, प्रकार और घटकों की। उसके बाद में एटलस क्या है इसके बारे में, फिर रेखा चित्रों के बारे में और खाकों के बारे में। तो बच्चों शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले मानचित्र को छोड़ के एक घटक ऐसा बता रहा हूं, उसको पहले लेते हैं एटलस। बच्चों एटलस एक सामान्य सी बात है कि जो मानचित्र होते हैं सभी प्रकार के और छोटे बड़े अनेक अनेक प्रकार के पैमानों के जो मानचित्र होते हैं, उन मानचित्रों को एक जगह कंपाइल करने के बाद में जो बुक नुमा एक बन जाती है वो क्या कहलाती है, अपनी एटलस कहलाती है। अर्थात एटलस क्या है, एक मानचित्रों का संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रकार के पैमाने और विभिन्न प्रकार के मानचित्र लिए जा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एटलस बोलेंगे। तो अब बच्चों बात करेंगे कि मानचित्र, परिभाषा, प्रकार, इनके बारे में डिटेल से। शुरू करते हैं बच्चों मानचित्र। मानचित्र बच्चों पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह का मतलब है बच्चों कि जो अपनी समतल जगह होती है उसके ऊपर खींचा गया चित्र क्या कहलाएगा, मानचित्र कहलाएगा। पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाने के आधार पर चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाएगा बच्चों, मानचित्र कहलाएगा। तो ये परिभाषा आपको बच्चों एज इट इज याद रखनी है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि मानचित्र किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह या इसके किसी भी एक भाग का पैमाने के आधार पर खींचा गया चपटी सतह पर चित्र क्या कहलाएगा, मानचित्र कहलाएगा। बच्चों इसमें महत्वपूर्ण शब्द है अपना पैमाना। पैमाना क्या होता है और ये कैसे किस प्रकार से लिया जाता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे कि पैमाना एक ऐसा प्रकार है मानचित्र को बनाने का, उसके आधार पर मानचित्र अलग अलग प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। तो पैमाना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अब बच्चों बात करते हैं कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप बनाया था ग्लोब। ग्लोब के ऊपर भौतिक और राजनीतिक विशेषताओं को दर्शाया जा सकता था। तब मानचित्र की आवश्यकता हमारे सामने क्यों पड़ी? तो बच्चों इसका जवाब जानने के लिए हम देखेंगे कि मानचित्र में ग्लोब की अपेक्षा अधिक से अधिक जानकारियों को लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। उतनी जानकारियां ग्लोब के ऊपर दर्शाई नहीं जा सकती। अर्थात जो ग्लोब में जो कमियां थी या ग्लोब की जो सीमाएं हैं अपनी, उन सीमाओं को पूरा करने के लिए जो अपने लेके आए हैं वो क्या कहलाएगा, मानचित्र कहलाएगा। अर्थात ग्लोब की सीमाओं को पूर्ण करना। ग्लोब में जो जो कमियां रह गई थी, जिनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते थे किसी क्षेत्र विशेष की, उन सभी सीमाओं को पूर्ण करता है कौन, अपना मानचित्र। और मानचित्र के द्वारा किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित जो विभिन्न जानकारियां हैं
उनको प्राप्त करना आसान हो जाता है। अर्थात बच्चों, ग्लोब के ऊपर किसी गांव विशेष या राज्य विशेष या किसी प्रांत विशेष को दर्शाया जा सकता है, लेकिन उस राज्य, गांव या जो अपना प्रांत है उसके बारे में विभिन्न जानकारियां, अर्थात अंदर से अंदर जाके जानकारी प्राप्त करना ग्लोब से मुश्किल है। वहीं ये जानकारी अपने को कौन प्रदान करता है? मानचित्र प्रदान करता है। इसीलिए बच्चों, ग्लोब की सीमाओं को पूर्ण करने के लिए क्या बनाया हम लोगों ने? मानचित्र बनाया। अब देखते हैं बच्चों कि इसके मानचित्र के कितने कितने प्रकार हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहला जो प्रकार है अपने सामने वो है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है अपना थीमेटिक मानचित्र। तो बच्चों, मानचित्र के सामान्य से प्रकार अपने को 3 ध्यान रखने: भौतिक, राजनीतिक एवं थीमेटिक। तो देखते हैं कि भौतिक मानचित्र में किस प्रकार के जो सूचनाएं हैं उनको संग्रहित किया जाता है। तो बच्चों देखें कि पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच, एक शब्द है यहाँ पे बच्चों उच्चावच, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और भूगोल का एक बहुत ही पूरे विषय का एक महत्वपूर्ण शब्द है। पृथ्वी के विभिन्न उच्चावचों एवं प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाएगा बच्चों? भौतिक मानचित्र कहलाएगा। अर्थात पृथ्वी की जो भौतिक विशेषताएं दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाएगा? भौतिक मानचित्र कहलाएगा। अब भौतिक विशेषताएं बच्चों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, झीलें, अनेकों प्रकार की जो भौतिक विशेषताएं अपने सामने होती है, उन सभी भौतिक विशेषताओं को दर्शाया जाता है जिस मानचित्र पर, वो अपना क्या कहलाता है? भौतिक मानचित्र कहलाता है। अब बात करते हैं कि बच्चों जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें किस प्रकार से परिभाषित करेंगे और किस प्रकार की जो सूचनाएं हैं इसमें कंपाइल करेंगे। विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाएंगे बच्चों? राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप कहलाएंगे। इसमें बच्चों विभिन्न देश, प्रांत, गांव, राज्य, जिला, कुछ भी हो, सभी की जो सीमाओं को दर्शाएगा और उनके एक एक जगह को जिस मानचित्र में दर्शाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अपना राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा। अब बच्चों ये 2 हो गए कि एक तो भौतिक विशेषताओं वाला तो हो गया अपने सामने भौतिक मानचित्र, वहीं राजनीतिक विशेषताओं वाला हो गया अपने सामने राजनीतिक मानचित्र। इनके अलावा बच्चों हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में या भारत में या पूरे विश्व में वर्षा का वितरण किस प्रकार है, खनिजों का वितरण किस प्रकार है, और जैसे अपने लौह अयस्क है, कोयला है, पेट्रोल है, कोयला है, इन सभी का वितरण किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इनको वितरण को दर्शाने के लिए एक अलग मानचित्र है जिसको बोला जाता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र बच्चों देखिए ऐसा मानचित्र जो कुछ विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करेगा, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला है अपना सड़क का मानचित्र, जिसमें सभी प्रकार की सड़कों का, कौन सा हाईवे कहाँ से कहाँ जाता है और कहाँ पे मिलता है, इन सभी के बारे में। वर्षा के बारे में, कौन से क्षेत्र में वर्षा कम होती है, अधिक होती है, मध्यम प्रकार की होती है, या कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश का है, इन सभी के बारे में वर्षा वितरण के लिए दर्शाने के लिए वर्षा मानचित्र। फिर कौन से क्षेत्र में वन अधिक है या कम है, इन सभी को दर्शाने के लिए वन वितरण का मानचित्र बनाएंगे। क्षेत्र विशेष में उद्योग धंधों या फिर औद्योगिक स्थिति क्या है उसको दर्शाने के लिए औद्योगिक वितरण या उद्योग वितरण मानचित्र दर्शाएंगे। किसी क्षेत्र विशेष में या राज्य विशेष में देखेंगे बच्चों कि कौन कौन सी फसल वहाँ की मुख्य फसल है और कौन कौन सी वहाँ पे नहीं होती है, उन सभी के बारे में दिखाने के लिए अपने को फसल प्रतिरूप का मानचित्र प्रयोग में लेंगे। और इसमें एक और है जिसमें है खनिजों का, जिसमें लोहा, कोयला, पेट्रोल, इन सभी के बारे में दर्शाया जाएगा। वो क्या कहलाएगा? अपना खनिज वितरण का मानचित्र कहलाएगा। तो ये विशेष जानकारी देने वाले सभी मानचित्र बच्चों क्या कहलाएंगे? थीमेटिक मानचित्र कहलाएंगे। तो हमने देखा बच्चों मानचित्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला भौतिक मानचित्र जिसमें भौतिक विशेषताओं को दर्शाया जाएगा। दूसरा है अपना राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में देखेंगे कि किसी भी राज्य, देश, जिले, गांव आदि की सीमाओं को दर्शाया जाता है। और तीसरा हमने देखा बच्चों थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में किसी विशेष प्रकार की जानकारी को दर्शाया जाएगा। वो कुछ भी हो सकती है, सड़क हो सकती है, वर्षा हो सकती है, वनों का वितरण हो सकता है, खनिजों का वितरण हो सकता है, इस प्रकार से। तो मानचित्रों के ये 3 प्रकार हुए। अब बच्चों बात करते हैं कि इनका मैप या मानचित्र किस किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम नक्शे में देखेंगे कि भौतिक मानचित्र का नक्शा किस प्रकार का होता है।
तो बच्चों ये सामने जो आपको दिख रहा है हमारे देश भारत का जो नक्शा दिखाई दे रहा है, ये एक भौतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र में बच्चों किसी भी राज्य विशेष के बीच में सीमाओं को नहीं दर्शाया जाएगा, केवल उस क्षेत्र विशेष या प्रदेश विशेष की भौतिक विशेषताओं को दर्शाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें ये अपना हिमालय पर्वत है कुछ इस प्रकार से, और इधर अपना थार का मरुस्थल है, ये बच्चों पश्चिमी घाट है अपना, ये पूर्वी घाट का क्षेत्र है इसमें जो दिखाई दे रहा है, और ये बीच का जो क्षेत्र है बच्चों पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया का क्षेत्र है। इसमें बच्चों आप देखेंगे कि किसी भी राज्य विशेष के बीच में सीमाओं का अंकन नहीं किया गया है। तो ये जो भौतिक विशेषताओं, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, इन सभी के बारे में, पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी की, ये अपना जैसे भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया अपना, ये अपना पठारी क्षेत्र हो गया बच्चों। तो इन सभी की जो जानकारी प्रदान करेगा वो अपना क्या कहलाएगा बच्चों? भौतिक मानचित्र कहलाएगा। दूसरे मैप में बात करेंगे कि राजनीतिक मानचित्र दिखने में किस प्रकार का होता है। तो देखिए बच्चों, राजनीतिक मानचित्र, बच्चों इसमें आप देख रहे हो कि भारत का जो नक्शा है उसमें पर्टिकुलर, जैसे ये राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य की कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लग रही है, इनको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे बच्चों देखिए, सबसे ऊपर पंजाब की लग रही है, फिर हरियाणा राज्य की लग रही है, फिर उत्तर प्रदेश की लग रही है, बाद में मध्य प्रदेश की लग रही है, और इधर गुजरात की लग रही है, और इधर अपना एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, उसकी सीमा भी राजस्थान राज्य से लग रही है। तो राजस्थान राज्य की पड़ोसी राज्यों से किससे कितनी सीमा लग रही है, उन सभी की जानकारी हमको किससे प्राप्त होगी? राजनीतिक मानचित्र से प्राप्त होगी। या फिर बच्चों बात करें कि भारत की, तो जैसे भारत इधर पाकिस्तान से लगता है, यहाँ अफगानिस्तान आ गया, इधर चाइना आ गया, आगे बच्चों अपना ये नेपाल आ गया, फिर भूटान आ गया, इधर बात करेंगे तो ये म्यांमार आ गया, और बीच में बात करेंगे जी अपना आ गया अपना बांग्लादेश। तो भारत की भी अन्य देशों के साथ में किस प्रकार से सीमाएं बन रही है, और भारत में जो राज्य स्थित हैं उन राज्यों की किस किस राज्य से सीमा बन रही है, इन सभी के बारे में डिटेल्स अध्ययन करने के लिए हमको बच्चों राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये बच्चों अपना मानचित्र का दूसरा प्रकार था राजनीतिक मानचित्र। अब तीसरे में बात करेंगे कि बच्चों जो थीमेटिक मानचित्र है उसमें किस प्रकार से किसी क्षेत्र विशेष में या किसी विशेष जानकारी को दर्शाया जाएगा। तो ये थीमेटिक मानचित्र बच्चों जिसमें दिखाया गया है रेनफॉल, अर्थात वर्षा के वितरण को दिखाया गया है, किस प्रकार से इनकी टेंडेंसी बढ़ती रहती है और घटती रहती है, इसकी प्रवृत्ति क्या है वर्षा की, इसको जिस मानचित्र में दिखाया गया है वो क्या है? अपना थीमेटिक मानचित्र है। तो बच्चों इसमें दिखाया गया है कि ये क्षेत्र है, इसमें वर्षा का प्रतिरूप अलग है, ये ग्रीन का क्षेत्र है, इसमें वर्षा का प्रतिरूप अलग है, और ये रेड जो क्षेत्र बन रहा है इसमें भी वर्षा का प्रतिरूप क्या है? अलग अलग है। अर्थात इसमें कहीं पे वर्षा कम हो रही है, कहीं पे वर्षा अधिक हो रही है। जैसे सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है अपना पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व का क्षेत्र, जिसमें हम देखते हैं कि मौसिनराम और चेरापूंजी है जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। मेघालय राज्य में है और खासी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है, वो यहाँ पर अपने भारत में स्थित है। तो इन सभी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, वर्षा के पूरे भारत में किस प्रकार से वितरण है, तो उस प्रकार के मानचित्रों को क्या कहेंगे बच्चों? थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। तो ये थे बच्चों मानचित्रों के प्रकार। अब मानचित्रों के बच्चों प्रकार के बाद में हम बात करते हैं कि घटक क्या क्या हैं और घटक मानचित्र में पढ़ने क्यों आवश्यक हैं। तो सबसे पहले घटक की बात करते हैं तो बच्चों वो अपने सामने आता है दूरी। मानचित्र का सभी घटक और सभी घटकों में दूरी सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। दूरी के बाद में बात करेंगे दिशा की, और उसके बाद में बात करेंगे बच्चों प्रतीक की। तो मानचित्र में घटक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बच्चों मानचित्र को समझने के लिए किसी भी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़े, और किसी भी, चाहे देश का हो चाहे किसी भी राज्य का आदमी हो, वो उस मानचित्र को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र हो, किसी दूसरे देश का भी मानचित्र हो, उसको आसानी से समझे। इसके लिए दूरी
दिशा और प्रतीक नाम के ये जो घटक है ये मानचित्र के बनाए गए हैं, जिसमें इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों दूरी वाले घटक की। तो दूरी के घटक से तात्पर्य बच्चों की मानचित्र में कितनी दूरी दो बिंदुओं के बीच में, उतनी दूरी धरातल के दो बिंदुओं के बीच में होगी और उसको पैमाने के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से मानचित्रों का ये पैमाना लिया जाता है जिससे मानचित्रों को निर्मित किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों पैमाना होता क्या है। अभी मैंने बात किया कि पैमाना हम आगे बात करेंगे तो वो समय आ गया है। तो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लेते हैं बच्चों मानचित्र पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। धरातल पर बच्चों उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो वास्तविक दूरी है, अर्थात मानचित्र पर हमने माना कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात मान लेते हैं हम लोग कि 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर का मतलब हो गया बच्चों 5 लाख सेंटीमीटर। 5 लाख सेंटीमीटर अर्थात 5 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र पर धरातल के 5 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। और यह बच्चों क्या कहलाएगा, अपना पैमाना कहलाएगा। बच्चों पैमाना अलग अलग हो सकता है। इसमें मैंने आपको उदाहरण के तौर पे देखा कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं, वहीं धरातल पर कितनी ले रहे हैं 5 किलोमीटर अर्थात 5 लाख सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है। इसके अलग अलग रूप होते हैं जिसमें बड़ा पैमाना भी होता है, छोटा पैमाना भी होता है। उसके बारे में बात करेंगे कि बच्चों छोटे पैमाने के मानचित्र बड़े क्षेत्र को दर्शाने में उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार से जिस देश का क्षेत्रफल अधिक होगा उसको दर्शाने के लिए हमको छोटे पैमाने के मानचित्र बनाने पड़ेंगे। और इसमें देख सकते हो कि किसी देश या महाद्वीप का जो मानचित्र होता है उसको दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का प्रयोग करेंगे। और दूसरा प्रकार है बच्चों बड़े पैमाने का मानचित्र। इसको छोटे क्षेत्र को दर्शाना है तो उसमें ये उपयोगी होगा अपना बड़े पैमाने का मानचित्र। ये मानचित्र छोटे पैमाने की तुलना में क्या जानकारी देंगे, अधिक जानकारी देंगे। क्योंकि बच्चों एक छोटे क्षेत्र का मानचित्र है तो वो एक बड़े क्षेत्र के मानचित्र की तुलना में अपने को छोटी छोटी जानकारी जो उस क्षेत्र विशेष के अंदर तक है उनकी जानकारी हमें देगा। कौन बच्चों, बड़े पैमाने का मानचित्र। और छोटे पैमाने का मानचित्र अधिक जानकारी नहीं दे पाएगा क्योंकि वो एक बड़े क्षेत्र को दर्शाने में क्या होता है, उपयोगी होता है। जो बड़े पैमाने के मानचित्र की बात करें तो बच्चों इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है अपने गांव का मानचित्र। और यह मानचित्र छोटे पैमाने के मानचित्र की तुलना में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो अब बच्चों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि छोटे पैमाने का मानचित्र बड़े क्षेत्र की जानकारी कैसे दे रहा है, वहीं बड़े क्षेत्र का जो बड़े पैमाने का मानचित्र है वो छोटे क्षेत्र की जानकारी कैसे दे रहा है। तो इनके बारे में बात करते हैं। इसी उदाहरण से समझते हैं बच्चों कि इसमें धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 किलोमीटर अर्थात 5 लाख सेंटीमीटर थी, वहीं मानचित्र पर ये थी 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इससे पैमाने का मान अपने सामने कितना निकल कर आएगा, एक पैमाना आया बच्चों अपने सामने ये 0.00001। इसमें दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 500 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर है। अर्थात मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर और धरातल पर कितनी है वही उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने सामने 500 सेंटीमीटर। तो इससे जो पैमाने का मान निकालेंगे बच्चों वो अपने सामने आएगा 0.001 और इसमें आया बच्चों 0.00001। तो बच्चों ये पैमाना, ये मान और ये मान, इन दोनों मानों में तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या है, बड़ा मान है और ये क्या है बच्चों, छोटा मान है। तो ये हो गया बच्चों छोटे पैमाने का मानचित्र और ये हो जाएगा अपना बड़े पैमाने का मानचित्र। तो ये था बच्चों, इसमें आपने देखा कि मानचित्र का जो पहला घटक है वो है अपना दूरी, और दूरी में छोटे पैमाने के बारे में पढ़ा कि
मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात लेंगे धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी का, तो अपने सामने पैमाना निकल कर आ जाएगा। और पैमाना निकल के आएगा तो उसके बारे में देखा कि पैमाना छोटा पैमाना है तो बड़े क्षेत्र की जानकारी देगा, बड़ा पैमाना है तो छोटे क्षेत्र की जानकारी देगा, और छोटे क्षेत्र का मानचित्र अर्थात बड़े पैमाने पर बनाया गया मानचित्र अपने को बड़े मानचित्र या छोटे पैमाने वाले मानचित्र की तुलना में अधिक जानकारी देता है। इसको आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जो अपने गांव का मानचित्र होता है वो बड़े पैमाने पर लिया गया छोटे क्षेत्र का मानचित्र होता है, जिसमें गांव के बारे में सभी प्रकार की जो स्थितियां हैं उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। इसको बच्चों देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि ये एक गांव का मानचित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पैमाना लिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र के ऊपर की दूरी है दो बिंदुओं के बीच की, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों धरातल पर कितनी है 10 मीटर। अर्थात ये क्या है बच्चों, बड़े पैमाने का मानचित्र है, तो ये किसी गांव विशेष का मानचित्र होगा। तो इसमें देखते हैं बच्चों कि ये अपने सामने यहाँ पे सामुदायिक केंद्र की स्थिति है, और यहाँ पे है ये अपने पोस्ट ऑफिस है। इस भाग में गांव में दुकानें बनी हुई है। यहाँ पे विकास का घर आप देख रहे हैं, इधर शीला का घर है, इधर करीम का घर है। इन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी मिल रही है। यहाँ पर गांव का कुआं स्थित है, यहाँ पर गांव का विद्यालय अवस्थित है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इधर खेल का मैदान है बच्चों के लिए, और इधर फलों के उद्यान है। तो इन सभी के बारे में बच्चों पूरी जानकारी अपने को मिल रही है एक पर्टिकुलर किसी गाँव विशेष की। तो ये बच्चों बड़े पैमाने का मानचित्र है अर्थात छोटे क्षेत्र का मानचित्र है, इसलिए इसका पैमाना क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा। वहीं जो हमने पीछे देखा कि ये जो मानचित्र बनते हैं जो भारत के विश्व के, इनके लिए पैमाना हमेशा छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका बच्चों क्षेत्र क्या हो जाता है, अत्यधिक विशाल हो जाता है। और अत्यधिक विशाल हो जाने के कारण ये किसी गांव विशेष की विशेष और सभी प्रकार की जानकारियां अपने को प्रदान नहीं कर पाते हैं, और इन जानकारियों को प्रदान करने के लिए अपने को बच्चों बनाने पड़ेंगे बड़े पैमाने वाले मानचित्र, जिस प्रकार से ये एक गांव का लिया गया मानचित्र है। अब बात करते हैं बच्चों मानचित्र के दूसरे घटक की, जिसका नाम था दिशा। दिशा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी मानचित्र या ग्लोब में बच्चों क्या है, हमेशा नक्शे में ऊपर की ओर उत्तर दिशा निरूपित की जाती है। ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं। और ऊपर उत्तर है तो उसके विपरीत साइड में बच्चों अपने सामने दिशा हो जाएगी दक्षिण, और उत्तर और दक्षिण के इस हाथ में आ जाएगी अपने सामने पश्चिम दिशा, और इधर हो जाएगी पूर्व दिशा। तो बच्चों ये जो चार मुख्य दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इनको मानचित्र के प्रधान दिग बिंदु बोलते हैं। देखिए मानचित्र में दर्शाई गई चार मुख्य दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम, इनको प्रधान दिग बिंदु के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ जाए आपके सामने कि प्रधान दिग बिंदु से आप क्या समझते हैं, तो आप बता सकते हैं इसको आसानी से इस प्रकार से कि मानचित्र में दर्शाई गई वे चारों दिशाएं अर्थात उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जो मुख्य दिशाएं हैं वो ही मानचित्र के क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रधान दिग बिंदु कहलाते हैं। इसमें बच्चों एक स्थिति और बनती है कि जो उत्तरी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी दिशा अपने सामने आएगी उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच के क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे तो ये अपने सामने उत्तर पूर्व, और दक्षिण और पूर्व की बात करेंगे तो इसमें सब आएगा अपने सामने दक्षिण पूर्व दिशा। ये जो इन दोनों के बीच की दिशा है जो पूर्व भी नहीं है और दक्षिण भी नहीं है, इसलिए बच्चों इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। तो आप बच्चों इसमें अनुमान लगाइए कि ये पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, तो इस दिशा को हम लोग नाम देंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अब बच्चों किसी भी जगह विशेष पर दिशा को ज्ञात करने के लिए एक यंत्र जो दिशा बताने का काम करता है उसको दिक्सूचक यंत्र कहते हैं। इसमें एक सुई रहती है जो हमेशा एक सुई ऊपर की ओर रहेगी, वो हमेशा अपने को उत्तर दिशा का ज्ञान करवाएगी। उत्तर दिशा का ज्ञान होने के बाद में हम लोग उसके विपरीत में दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व दिशा का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। तो दिक्सूचक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मानचित्र की जो दिशा है वो बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है, दिक्सूचक यंत्र कहलाता है। तो यह था अपना दूसरा घटक दिशा। अब बात करते हैं मानचित्र के तीसरे, और यह भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जिसका नाम है प्रतीक।
प्रतीक से तात्पर्य बच्चों की किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी भी वस्तु विशेष की स्थिति दिखाने के लिए उसका नाम नहीं लिख के उसकी जगह उसका कोई भी चिन्ह या प्रतीक अंकित कर देना। उससे क्या है कि पूरे विश्व के किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सकता है कि ये चीज़ मानचित्र में क्या दर्शाई गई है। तो प्रतीकों की एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है ताकि कोई भी व्यक्ति विशेष मानचित्र को पूरे विश्व में ले जाके कहीं भी समझ सकता है। तो देखिए बच्चों, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृतियां हैं, जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुएं, इन सभी को वास्तविक आकार में दिखाना संभव नहीं है। और वास्तविक आकार में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे अपने बच्चों? प्रतीकों में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए क्या करते हैं, किसी निश्चित अक्षर, छाया, रंग या चित्र और रेखाओं के द्वारा इनका उपयोग करके इनको मानचित्र के अंदर दर्शाया जाता है। तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रतीक कहलाते हैं। तो आप समझ गए कि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है मानचित्र का प्रतीक, कि जो बड़े आकार और वास्तविक आकार में विभिन्न आकृतियों को हम लोग मानचित्र में नहीं दर्शा पाते, इसलिए क्या करते हैं? प्रतीकों का सहारा लेते हैं। और ये प्रतीक क्या करते हैं बच्चों? कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। स्थान कम घेरेंगे मानचित्र में, वही जानकारी अपने को क्या प्रदान करेंगे? अधिक प्रदान करेंगे। इनकी सहायता से मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना भी क्या होता है बच्चों? आसान होता है। प्रतीकों का अध्ययन कर लो, अपने आपने मानचित्र का अध्ययन कर लिया। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, अर्थात विश्व के किसी भी देश का नागरिक किसी अन्य देश के मानचित्र को भी आसानी से पढ़ सकता है। किन की सहायता से बच्चों? इन प्रतीकों की सहायता से, क्योंकि प्रतीक पूरे विश्व में एक समान बनाए जाते हैं, इसीलिए मानचित्रों की क्या है? एक विश्वव्यापी भाषा होती है और इसे आसानी से सभी लोग क्या कर लेंगे? समझ लेंगे। और प्रतीकों के उपयोग में क्या होती है? एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी होती है कि बच्चों ऐसा नहीं है कि भारत देश का प्रतीक अलग है, रूस देश का प्रतीक अलग है, अमेरिका का प्रतीक अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सभी देशों के प्रतीक क्या होते हैं? समान होते हैं। और इससे क्या है? सभी लोगों को मानचित्र को समझने में क्या रहती है बच्चों? आसानी रहती है। अब देखिए बच्चों, आपको एक चित्र दिखाया गया जिसमें काफी सारे प्रतीक हैं और इन प्रतीकों के बारे में किस प्रकार से किसको किस नाम से और दर्शाया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो रेलवे की लाइन होती है उनको किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो रेलवे की लाइन बच्चों अलग अलग प्रकार की होती है। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे बड़ी लाइन की, जिसको ब्रॉड गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रॉड गेज की बच्चों यहां देखेंगे कि ये जो काले रंग में जो इसका छायांकित भाग है, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है, अर्थात इसको थोड़ा सा चौड़ा किया गया है ताकि ये लाइन क्या है? बड़ी है। तो ये क्या कहलाएगी? अपनी लाइन बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज कहलाएगी। इससे एक छोटी होती है जिससे दो पटरियों के बीच में केवल फिक्स 1 मीटर की दूरी होती है, उसको बोलते हैं मीटर गेज या मीटर लाइन। तो मीटर लाइन को बच्चों इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अब रेलवे स्टेशन को दर्शाना है, तो रेलवे स्टेशन को किस प्रकार से दर्शाएंगे? पास में पटरी बना के एक छोटे से आयताकार भाग में क्या लिख देंगे? RS, अर्थात रेलवे स्टेशन। तो ये स्थिति है अपनी रेलवे स्टेशन की। बच्चों इनको आप अभी समझ लीजिए, क्योंकि इसके जो आगे वाले भाग में हम देखेंगे और आपकी पुस्तक में भी दिया गया है कि एक डायग्राम है जिसमें पूछा गया है कि किसके किस दिशा में कौन सा चीज अवस्थित है, उनके बारे में सभी की दिशा बतानी है। तो इसको आप यहां समझ लीजिए आसानी से। अब बात करते हैं 2 नंबर पे बच्चों सड़कों की। तो सड़कें पक्की है तो बच्चों ये लाइन कंटिन्यूस रहेगी, 2 लाइन कंटिन्यू, टूटी हुई नहीं है। और अगर सड़क कच्ची है तो इस लाइन को डैश डैश फॉर्म में बनाएंगे। तो ये सड़क क्या है? कच्ची है, और ये सड़क क्या है बच्चों? पक्की है। सीमाओं के बारे में जानकारी कि किसी भी देश विशेष या राज्य विशेष या अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार की सीमाएं बनती है, तो उसमें देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लाइन थोड़ी सी क्या है? मोटाई लिए हुए है और उसमें बड़े बड़े बीच में से डॉट हैं। वहीं राज्य की बात करेंगे तो उसकी मोटाई क्या हो जाती है? उससे कम हो जाती है। और जैसे जैसे नीचे के लेवल पर जाएंगे तो उसकी मोटाई कम होती जाएगी। जिले स्तर पर जो सड़कें हैं उनको कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अब बच्चों देखते हैं कि नदी, नाले, कुएं, तालाब, नहरों को, पुलों को, इनको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये 2 लाइनों के बीच में बच्चों अपने सामने ब्लू कलर का ये डायग्राम दिख रहा है, इसको नदी के नाम से जानेंगे।
और ये अपने एक बिंदु नुमा स्थिति है जिसमें एक डॉट लगा देंगे बीच में, ये क्या नाम से जाना जाएगा, कुएं के नाम से। और इस प्रकार से कुछ है, इसके बीच में एक नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो नीला रंग बच्चों पानी के लिए उपयोग में लिया जाता है, और पानी के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये स्थिति अपने सामने है तालाब। ये क्या थी बच्चों, अपने नदी, और नदी से ये एक वितरिका इस प्रकार से निकली है। तो ये बच्चों अपने सामने है नहर, और ये है अपने सामने कुछ इस प्रकार से, इसको पुल के नाम से जाना जाता है। अब की मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इनको किस प्रकार से दिखाएंगे। तो ये है अपना बच्चों मंदिर, और ये है अपना गिरजाघर, ये अपना मस्जिद, और ये है छतरी। पोस्ट ऑफिस को पीओ के नाम से, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस है जो, इसको बोलेंगे हम पीटीओ के नाम से, और पुलिस स्टेशन को बोलेंगे पीएस के नाम से। बस्तियों को दिखाना है तो छोटे छोटे इस प्रकार से एल आकार के ये चौकोर घर बना के, और इनको अंदर से क्या कर देंगे, लाल कलर में रंग देंगे। तो ये क्या कहलाएगी, बस्ती। और कब्रिस्तान को करना है तो उल्टे कटोरे के आकार की जो स्थितियाँ 3-4 स्थिति बनती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, कब्रिस्तान जाना जाता है। कब्रिस्तान का चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। पेड़ों का प्रयोग करना है तो छोटे छोटे इस प्रकार के ग्रीनरी बना देंगे, और घास का प्रयोग करेंगे तो इनको क्या कर देंगे, पतले आकार में कर देंगे। तो ये थे मानचित्र के क्या बच्चों, प्रतीक। इनको समझ के हम किसी भी मानचित्र को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसमें अपने को बच्चों दिया गया है कि ये एक डायग्राम है, और इस डायग्राम को देख के जो साइड में ये जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इनका अपने को उत्तर देना है। तो पहले चित्र को देखो आसानी से, और फिर बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से है। चित्र को देखते हैं तो बच्चों हम देखते हैं कि ये बड़ी है रेलवे लाइन जा रही है, रेलवे लाइन। ये बच्चों अपनी नदी जा रही है, यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे बच्चों छतरी है, ये डूमरी नामक गांव है, ये सुंदरपुर नामक गांव है, ये बच्चों आप यहाँ पे तालाब देख रहे हो, ये बसंतपुर नामक गांव है, यहाँ पे आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पे बच्चों, ये अपना पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस है, वहीं ये गिरजाघर है, ये बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय है, और ये है अपना क्या, कब्रिस्तान। तो इन सभी को आप आसानी से देख सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि इसके पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया बच्चों, नदी किस दिशा में बह रही है। तो देखिए ये चिन्ह लगाया गया है कि नदी किस दिशा में बह रही है। नदी बच्चों उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर चल रही है। डूमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। ये बच्चों डूमरी गांव है, और इसके पास से ये बिना टूटे हुए लाइन खींची गई, अर्थात ये क्या है, पक्की सड़क गुजर रही है। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास में सुंदरपुर स्थित है। तो बच्चों सुंदरपुर की स्थिति देखेंगे पहले कि ये अपना गांव है सुंदरपुर, और ये रेलवे लाइन अपन ने देखी कि जो बड़ी रेलवे लाइन थी अर्थात ब्रॉड गेज वाली, वो रेलवे लाइन कौन सी है, सुंदरपुर के गांव के पास में है। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें और भी प्रश्न दिए गए हैं कि रेलवे पुल के किस तरफ में पुलिस स्टेशन स्थित है। तो ये रेलवे पुल है और ये पुलिस स्टेशन है, अर्थात ये क्या है, दक्षिण और पूर्व दिशा में स्थित है। तो इन सभी की क्या है बच्चों, एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, और इन प्रतीकों का ज्ञान होना एक मानचित्र के अध्ययन के लिए हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों अब बात करेंगे कि रेखा चित्र और खाका क्या होता है। मानचित्र में हमने देखा कि बच्चों मानचित्र एक पैमाने के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए उनको पक्का मानचित्र बोला जाता है। तो ऐसा आरेखन जो पैमाने पर आधारित नहीं है, अर्थात जिसमें पैमाना नहीं लिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना पैमाने के किसी भी क्षेत्र का एक कच्चा चित्र बनाना, वो क्या कहलाएगा बच्चों, रेखा चित्र कहलाएगा। और ये एक प्रकार का क्या है, कच्चा आरेखन होता है। अब बच्चों बात करते हैं कि खाका क्या है। तो बड़े पैमाने पर खींचा गया छोटे क्षेत्र का रेखा चित्र क्या कहलाएगा, खाका कहलाएगा। जैसे किसी भी गांव विशेष का चित्र बनाना, तो वो क्या कहलाएगा, खाका कहलाएगा। इन शब्दों को हमने आसपास में सुना भी बहुत होगा कि ये इस चीज़ का खाका तैयार करते हैं, इस चीज़ का रेखा चित्र तैयार करते हैं। तो रेखा चित्र और खाकों में किसी भी प्रकार के मानचित्र में पैमाने को लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या कहलाएंगे अपने रेखा चित्र और खाके। तो बच्चों ये था अपना अध्याय 4
ये यहीं पे समाप्त हो जाता है और इसके अगले भाग में मैं आपके लिए लेके आऊँगा इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।